राम राम सभी को। आज है डे 32 ऑफ लर्न एवरी डे। आज हम समझेंगे राम राज्य। अब ये क्यों ज़रूरी है, पहले इस पर गौर करते हैं। देखिए, राम राज्य जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि राम राज्य ला देंगे, वो वाला राम राज्य नहीं। हम समझेंगे राम राज्य एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट, जो आपके एथिक्स के आंसर्स में, आपके एसेज में, आपके जीएस पेपर 2 में आपकी हेल्प करेगा। सो द वर्ल्ड हैज़ कम्युनिज्म, द वर्ल्ड हैज़ कैपिटलिज्म, द वर्ल्ड हैज़ सोशलिज्म, इंडिया हैज रामराज। अब ये रामराज क्या है, इस पर हम समझेंगे। देखिए, रामराज सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल वो नहीं है कि जी राम जी का राज, ठीक है। कि मोस्टली यही लोग समझते हैं कि भगवान राज करा, बस राम जी का राज हो गया, भगवान का राज। ऐसा नहीं है कि इंसान सारे काम छोड़ देगा, भगवान के हाथ में, भगवान करेंगे, वो नहीं है। अच्छा, पॉलिटिशियंस जो इसको पोर्ट्रे करते हैं कि भैया सारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा देश से बाहर, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे अखंड भारत पे जो है सिर्फ हिंदू रहेंगे, और वो जो राज चलेगा वो राम राज हो जाएगा। वो भी नहीं है, ठीक है। राम राज इज एन आइडियल गवर्नेंस कंसेप्ट। जैसे आप में से जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़े होंगे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ी हो मैक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी। तो जैसे वो एक आइडियल ब्यूरोक्रेटिक, एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ बात करते थे कि आइडियल कैसा होना चाहिए, है ना। उसमें वो बोलते थे कि ये आइडियल है, इसके जितने करीब हो सके उतना प्रैक्टिकली जाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही रामराज इज एन आइडियल गवर्नेंस कंसेप्ट। गवर्नेंस कंसेप्ट, फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नेंस कॉन्सेप्ट की गवर्नेंस के आइडियल्स क्या होने चाहिए, किस आइडियल्स पे गवर्नेंस को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी को समझते हैं आइडियल गवर्नेंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आपके यूपीएससी एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको कोट कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस दूंगा जो आप अपने आंसर्स में अगर इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर रिच हो जाएगा। सो व्हाट इज रामराज? डिराइव फ्रॉम रामायण एंड रामचरित मानस, ठीक है। नॉट दीज मॉडर्न पॉलिटिशियंस, ब्लडी स्टूपिड पॉलिटिशियंस। सिंबल ऑफ जस्ट, एथिकल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड रूल। वेलफेयर स्टेट की बात तब से चल रही है, नया कंसेप्ट नहीं है वेलफेयर स्टेट। बल्कि अभी से वेलफेयर स्टेट की नाम मात्र की बात होती है, वो वेलफेयर किसी और का ही हो रहा है, जनता का तो नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में सब करोड़पति बैठे हैं। नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट बट मोरल गवर्नेंस। सो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रामराज: धर्म बेस्ड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर, चाहे राजा हो चाहे प्रजा का कोई, ठीक है। वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तब से चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूरल आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, रूरल जो बोले वो कानून नहीं होने वाला। रूरल को अपनी बात पर टिकना पड़ेगा। जनता अगर चाहती है कि भाई ये इस व्यक्ति का करेक्टर ठीक नहीं है, उसको राज्य से बाहर जाए, तो राज्य से बाहर भी जाना पड़ेगा। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नो फियर नो ऑपरेशन, जस्टिस विद कंपैशन, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। एक रिलेशन होता है यहाँ पे, कई बार स्टेट को सिटीजन का पता ही नहीं होता है। पहले ये प्रथा जो है एक आपने अगर रामायण टीवी पे, आप लोग तो टीवी वाले ही हैं, है ना, और वो भी शायद नई वाली जो मोर ड्रामेटिक वर्जन है वही देखा होगा। रामायण रामचरितमानस पढ़ने का कहाँ टाइम है आपके पास, है ना, बहुत बिजी है। तो खैर, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो भेस बदल के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, सिटीजन्स के बीच में जा रहे हैं, और समझ रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है। अभी आप देख लीजिए नोएडा का हाल, ठीक है। डीएम साहिबा जो है 4 दिन तक परिवार से मिलने नहीं गई, क्योंकि सीईसी की बेटी है वो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो उस टाइम पे ये होता था। अब मैं टेक्सचुअल फाउंडेशन दे रहा हूँ, जिस कोई कहे कि यार राम राज तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज है, टेक्स्ट में कहा है, तो ये टेक्स्ट आप उनको दिखा सकते हैं। प्रॉपर मैं आपको दे रहा हूँ, इन चीज को डिटेल में समझते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, ठीक है। दैहिक दैविक भौतिक ताप यानी दीज पेन्स वर, ये किसी को रामराज में थे ही नहीं। अच्छा, अब इनको समझते हैं कि भाई ये दैहिक क्या है। दैहिक हो गया फिजिकल पेन, ठीक। फिजिकल पेन यानी क्या, कि कोई भी भाई आपको मेडिकल कंडीशंस होती हैं, पॉल्यूशन है,
उससे हेल्थ कंडीशंस हो रही हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, वो मौजूद है, आपको उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है, वो इतनी एमिनेंट है। और इसका मतलब सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होता है, इस चीज़ को समझिएगा बारीकी से। हेल्थ केयर का मतलब हेल्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में एम्स है, गुड़गांव में मेदांता है, पर क्या वहाँ तो हेल्थ केयर है वहाँ पे, आप कह सकते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू आकी, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन वाइज वो तो अलग पड़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ अगर उतने ही एरिया को माने जो उसके जोग्राफिकली 1 किलोमीटर में आता है, तो हेल्थ केयर है कि भाई तुरंत उठ के मेदांता चला जाएगा, तुरंत उठ के एम्स चला जाएगा। बट क्या हेल्थ है? क्योंकि हवा तो ले रहा है भाई वो, उससे तो बचाव नहीं है उसके पास, ठीक है। जो आसपास गंदगी है उससे भी बचाव नहीं है। सो हेल्थ इन ट्रू सेंस, नो फिजिकल पेन। दैविक, ये जो एक्ट ऑफ गॉड आपने देखा, एक्ट ऑफ गॉड यानी जो डिवाइन चीज है। अब डिवाइन से मतलब ये नहीं कि भगवान अवतरित हो रहे, डिवाइन चीजें मतलब नेचुरल डिजास्टर, सिंपल चीज, एक्ट ऑफ गॉड, वो OMG फिल्म याद करिए। तो एक्ट ऑफ गॉड, ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनसे स्टेट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो फैसिलिटीज आपके पास हैं कि आपको उनसे कोई डर नहीं है कि बादल फट जाएगा या सुनामी आ जाएगी या अर्थक्वेक आ जाएगा। आपके पास ऑलरेडी सिस्टम्स मौजूद हैं कि आप वहां से इजीली निकल जाए, तो आपको पेन ना झेलना पड़े। भौतिक, मेन तो इसी की लड़ाई है। सो नेक्स्ट है भौतिक, ठीक है। क्या? भौतिक, मेन इसी चीज की दिक्कत है, यानी रिसोर्सेज सबके पास हैं। भाई रिजर्वेशन क्यों ला रहे हैं हम? क्योंकि रिसोर्सेज सबको नहीं दे पा रहे हैं। आज भी स्टेट, इतने साल हो गए रिजर्वेशन और सारी पॉलिसीज के बावजूद, वो सिर्फ एक पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा है, ठीक है। कोई भी उन्हें ऊपर नहीं ला पा रहा। यूपीएससी में देख लीजिए, ज्यादातर जो आ रहे हैं वो सब फर्जी आ रहे हैं। 10% जो, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो ऑलरेडी पावर में बैठे हैं उन लोगों का स्टेटमेंट है कि सिर्फ 10% आ रहे हैं जिनको वास्तव में दिक्कत है, जिनको वास्तव में उसकी ज़रूरत है। 90% फर्जी है, ठीक। रिसोर्सेज सबको अपने मटेरियल अपलिफ्टमेंट के लिए अवेलेबल है। दैट इज रामराज इन वन लाइन। इस चीज को और समझते हैं। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चीज को मैं पूरा ही आपको समझा देता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को एक बार अच्छे से समझते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ठीक है। सब लोग आपस में परस्पर एक मेल जोल से, परस्पर प्रीति सिर्फ ये नहीं कि प्रेम भाव से रह रहे हैं, परस्पर कोऑर्डिनेशन से रह रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन हमारी सोसाइटी में इस टाइम मिसिंग है। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ठीक है। यानी श्रवण के माध्यम से यहाँ वेद की बात हो रही है, यानी वेद का एक्सेस था। आज जैसे जो एजुकेशन का एक्सेस है सबको नहीं है, आप वेद को एजुकेशन से जोड़े, उसको सिर्फ धर्म के रिचुअल से ना जोड़े। सो एजुकेशन का एक्सेस सबको था, सबको एजुकेशन मिल रही थी, उस एजुकेशन के हिसाब से सब चल रहे थे, यानी उनके एक्शन से मैच करती थी उस टाइम की एजुकेशन। आज की एजुकेशन, अगर मॉडर्न टाइम्स की एजुकेशन ही ले लें, क्या आज की हमारी नीड से मैच करती है? चारों चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने हूँ अगनाही। चारों चरण धर्म जग माही, यानी धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, सत्य शौच दया दान, ये चारों मौजूद थे। पूरा रही सपने हूँ अगनाही, सपने में भी कोई पाप नहीं कर रहा था। इतने एथिक्स एजुकेशन के थ्रू उनके अंदर डाल दिए गए थे, इतनी मोरालिटी उनके अंदर डाल दी गई थी। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सब राम भक्ति करते थे, भक्ति में रत थे सभी नर और नारी। सकल परम गति के अधिकारी, यानी जो अपने लीडर से सब लोग प्यार करते थे, सारे लोगों को लीडर ने खुश रख कर लिया था, जो अपने आप में एक असंभव चीज है। सकल परम गति के अधिकारी, यानी सभी इतने सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, सभी मोक्ष के अधिकारी थे। मोक्ष कब मिलेगा? जब आदमी अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन से हो जाएंगे। तो इस चीज का भी क्यों सेटिस्फाइड थे ना, ना उनको कोई दैहिक पेन, ना दैविक पेन, ना भौतिक ताप, सेटिस्फाइड लोग थे, इसलिए वो मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कौई पीरा, ठीक है।
कोई भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख लीजिए, वो कम था। यानी कोई भी कम उम्र में नहीं मर रहा था। ठीक, सब सुंदर बिरुज शरीरा, सबके एकदम ठीक शरीर थे। फिजिकली सब लोगों के चेहरे पे एक, तेज था, वो ऐसे डिप्रेस्ड या वो सब नहीं थे। डिसीजेस कम थी, इस चीज से कनेक्ट करिए। नहीं दरिद्र को दुख न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी पॉवर्टी से परेशान नहीं था, गरीबी से परेशान नहीं था, सबके पास रिसोर्सेस थे। नहीं कोई अबुद ना लक्षण हीना, ना कोई मूर्ख था, ना किसी में किसी लक्षण की कमी थी। इंटेलेक्चुअल हर कोई था। सब निर्धम धर्म रत पुनि, ठीक है, सब पाखंड छोड़ के असली धर्म के पीछे थे। जो आज हम देखते हैं ना पाखंडी, निर्धम का मतलब यही होता है, दम मतलब पाखंड। ठीक है, पाखंड छोड़ के सब धर्म, असली जो एथिक्स है, असली जो आपकी मोरालिटी उसमें थे। नर अरु नारी चतुर सब गुनी, नर नारी दोनों चतुर थे और गुणी थे। चतुर का मतलब यहाँ पे वो कपट वाला चतुर नहीं। चतुर का यहाँ मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है ना, है ना। एक तो आजकल हर कोई सीधा आदमी अपने आप को बेवकूफ बनने के बाद कहता है अरे हम तो सीधे हैं जी, इसलिए आप बेवकूफ है। बेवकूफी और सीधेपन में अंतर होता है। वो अंतर उस समय के लोगों को पता था, इसलिए वो चतुर शब्द इस्तेमाल करते हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सारे लोग पंडित सब ज्ञानी, नर और नारी दोनों। ठीक है, नर नारी दोनों, हर वर्ग का आदमी एजुकेशन का अधिकारी था और सब ज्ञानी इंटेलेक्चुअल्स थे। सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी, यहाँ पे आ गया। सब कृतज्ञ लोग थे, ग्रेटिट्यूड था उनमें, और कपटी नहीं थे। दिस इज द आइडियल। इसमें से अब आपको ऑब्वियसली पूरा नहीं रटना है। ठीक है, आप वो टॉप की दो लाइन ही याद कर लिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहूँ व्यापार। इसमें जितने फैक्ट्स आपको याद हो जाए अपने, और जितने याद आ जाए ऐसे में लिखो, एनरिच करो अपने ऐसे को, और थोड़ा अपने भी ज्ञान रखो यार आप। ठीक है, हम हमारा बेसिक क्या है, मैं इसलिए यूपीएससी लास्ट में लिखता हूँ। पहला क्या है, लर्न एवरीडे, सीखो। जब किसी से बात करो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इस आदमी को कुछ आता है ना। सिर्फ ये नहीं चौड़ी छाती करके लोग कह देते हैं हाँ ये इसकी तैयारी कर रहे हैं, घंटा कुछ नहीं आता है उनको। वो नहीं बनना है, हमें लर्नेड बनना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। फिजिकल वेलफेयर, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, हार्मनी एंड जस्टिस, इन्वायरमेंटल वेलफेयर, एब्सेंस ऑफ कैलेमिटीज, एथिकल कंप्लायंस विदाउट कोर्जन। ये चीज मैं समझा चुका हूँ। दैहिक दैविक भौतिकता का सेम चीज है। ठीक है, रामराज और मॉडर्न स्टेट में अंतर समझते हैं, जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है। देखिए रामराज एक धर्म बेस्ड एथिक्स बेस्ड स्टेट है। यहाँ पर मॉडर्न स्टेट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को तवज्जो देने में कोई बुराई नहीं है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ाया भी है, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक्सेप्शन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में है, जिसमें एक शब्द है पब्लिक ऑर्डर। वेग टर्म है, मोरालिटी वेग टर्म है। सरकार अपने हित में यूज करती है, उसके खिलाफ कुछ बोला, उसको क्रिटिसाइज किया उठा के, हाँ भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच कब कर देंगे, हमारे पास अधिकार है। सरकार के पास तो अधिकार है ना इस चीज़ को, क्यों भाई उन्होंने पब्लिक ऑर्डर में उसे डिफाइन कर दिया। पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वेग चीज़ है, कई जगह वो सही भी है, पर उसको उसके एथिक्स डिफाइंड नहीं है। इवन एथिक्स पे किताब लिखने वाले करप्शन स्कैंडल्स में पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ही कहें। बोथ एम्फेसाइज जस्टिस, वेलफेयर एंड अकाउंटेबिलिटी। अब रेलिवेंस देखिए, अब जीएस पेपर 4 में एथिक्स और गवर्नेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आ जाए कोई इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, आप इसको मेंशन करिए, बेधड़क मेंशन करिए, कुछ नयापन होगा आपके ऐसे में। इंटरव्यू एथिक में आप एथिकल लीडरशिप में इसको दे सकते हैं, मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इस तरीके से देखो, अंधभक्त नहीं बनना है ठीक किसी भी साइड का, क्योंकि किसी चीज़ में आंख बंद करके मानना भी अंधभक्ति है और ना मानना भी अंधभक्ति है, क्योंकि आप उसके अपोजिट को मान रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जिस भी आप भारत के रहने वाले हैं, तो भारतीय चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ये नेताओं के बहकावे में नहीं आना है।
सो इसी तरह पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।